आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ऑपोजिशन हुकूमत आमने सामने, किसका जहाज डूबने वाला है? हुकूमती मंसूबे सफेद हाथी, नाअहली का जिम्मेदार कौन है? कोरोना वायरस और डूबती मईशत, मसाइल का हल क्या है? और फिर तस्करा करेंगे मीर रियासत के 2.5 सालों में रियाया को क्या हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तारीख जो करीब आती जा रही है, सियासी दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने में आ रहा है। सियासी मंशूर, बयानात, वादों और इल्जामात से बढ़ता हुआ किरदार कुशी तक पहुंच गया है। आज भी शुमाली इलाका जात में तीनों बड़ी सियासी जमातों ने खूब मैदान सजाया और एक दूसरे पर खूब लफ्जी वार किए। इस हवाले से क्या मंजर देखने को मिला, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से पंडाल सजाए गए, आवाम से मुखातिब हुए, इस मौके पर क्या तकारीर की गई, क्या बयानात दागे गए, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। तब्दीली की हवा चल पड़ी है। बदजुबानों को लोगों ने अमेरिका से भी उठा के बाहर फेंक दिया और पाकिस्तान से भी उठा के बाहर फेंकेंगे इंशाअल्लाह। हम हुकूक देने वाले हैं, हम हुकूक छीनने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब वाज़ी अक्सरियत दिलवा दे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके नौजवानों को यहाँ के अवाम के लिए हक रोजगार को भी डिलीवर करना है। नारा था, खाता है तो लगाता भी है। जरदारी का नारा था, खाता है तो खिलाता भी है। 15 तारीख को इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ यहाँ से कामयाब होगी और फिर इमरान खान न खाता है न खाने देता है, बल्कि जो खा चुके हैं वो भी निकलवाएगा आप लोगों से। ये वोट कौम की अमानत है और ये अमानत अब हम अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनके बच्चों को इतना पैसा कमा दिया आपने कि 15 नस्लें भी याशी करेंगी। एक दफा अपने बच्चों के लिए भी एक वोट इस्तेमाल कर लो। आज जहां गिलगित बल्तिस्तान में ऑपोजिशन और हुकूमत ने एक दूसरे पर खूब लफ्जी वार किए, वहीं गुज़श्ता रोज पीडीएम के इजलास में भी खूब गर्मा गर्मी देखने में आई। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत इजलास में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल भी शरीक हुए। पीडीएम के इजलास में जहां हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर गौर किया गया, वहीं ऑपोजिशन जमातों के एजेंडे पर भी गर्मा गर्मी देखी गई। इजलास में वीडियो लिंक पर गुफ्तगू में साबिक सदर जरदारी ने मशवरा दिया कि कई महाज एक साथ खोलेंगे तो कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और अमीर हैदर हूती ने नवाज शरीफ के बयानिए पर तनकीद, जबकि महमूद खान अचकजई ने हिमायत की है। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमारा टारगेट इमरान खान होना चाहिए। उन्होंने पंजाब और बलोचिस्तान असेंबली में इन हाउस तब्दीली का मशवरा भी दे दिया है। साबिक सदर ने इजलास में मशवरा दिया कि नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिलकर पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाए। आसिफ अली जरदारी ने मशवरा दिया कि जेयूआई और बीएनपी समेत दीगर बलोचिस्तान में अदम एतमाद की तहरीक लाए। उन्होंने दलील दी कि इमरान खान के पास जब 2 सूबों की हुकूमत नहीं रहेगी तो वो कमजोर हो जाएगा। दूसरी जानिब एएनपी रहनुमा अमीर हैदर हूती ने पीडीएम रहनुमाओं को जलसों में लहजा तब्दील करने का मशवरा देते हुए कहा है कि इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तकारीर जलसों में दिखानी चाहिए। इजलास में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इतना बड़ा मामला नहीं है, अगर कोई लफ्ज मानी खेज नतीजा निकालता है तो पीडीएम रहनुमा तय कर ले। शाह वेस्ट नूरानी ने इजलास में सवाल उठाया कि गारंटर से किस फोरम पर बात होगी, जिस पर इजलास में इत्तफाक किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई तो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगी। ऑपोजिशन जमातों ने यकसा एजेंडे पर इत्तफाक का दावा तो किया है, मगर इजलास के अंदर इख्तलाफात नई बात है। सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तकवीत दी जा सकती है? इजलास के अंदर इख्तलाफात यकीनन 11 जमातें हैं, इख्तलाफात तो होंगे। क्या बलोचिस्तान और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाना मुमकिन है, जो मशवरा दिया जा रहा है? क्या अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती हैं? इसके अलावा अगर नेशनल डायलॉग की बात होती है तो नेशनल डायलॉग कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसकी मोडालिटीज क्या होंगी, इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब आपके वक्त के लिए। ऐसा क्योंकि आपका ताल्लुक सेंट्रल थिंक टैंक ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मियां नवाज शरीफ साहब के खास रफ़काए कार के अंदर भी आपका शुमार होता है, तो एट दिस पॉइंट इन टाइम यकीनन जैसे जैसे हालात आगे बढ़ते हैं और मारूजी हालात का तकाजा जो है फी ज़माना मुख्तलिफ होता है, एट दिस पॉइंट इन टाइम आप मियाँ साहब को क्या मशवरा दे रहे हैं? क्या मियाँ साहब को कहीं अपनी कोई लाइन पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है, कहीं थोड़ा सा उसको रिफाइन करने की ज़रूरत है, कोई फाइन ट्यूनिंग चाहिए, या क्या कह रहे हैं आप इस वक्त? देखिए, इस वक्त मियाँ साहब की या पीएमएलएन की जो लाइन एंड लेंथ है, ये वही है जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की है और जो एपीसी के अंदर मुतय्यन हुई थी।
हमारे नुकात, हमारे मुतालबात, हमारा चार्टर बड़ा बुनियादी और सिंपल है कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए, तमाम इदारे अपने आइन के अंदर मुतय्यन करदा हदूद में रहकर काम करें, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान की अदलिया को आज़ादाना तौर पर काम करने दिया जाए, जो अवाम के बुनियादी हकूक़ हैं और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसका एहतराम किया जाए, और अवाम के जो मुआशी हकूक़ हैं उनको भी यकीनी बनाया जाए। ये वो बुनियादी चार्टर है जो पाकिस्तान के आइन के अंदर भी दर्ज है और पाकिस्तान के अवाम की इससे पजीराई भी हासिल है। बदकिस्मती से तकरीबन 72 साल हो गए हैं हम पाकिस्तान को इस चार्टर पर नहीं चला रहे। इसी वजह से बार बार हम पटरी से उतरते हैं, बार बार हम मसाइल के अंदर धकेले जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सब स्टेक होल्डर्स बैठ के एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करें कि वो इस मुल्क को आइन के रोशनी में कैसे चलाएंगे। यही मुतालबा नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं और यही मुतालबा मुस्लिम लीग नून और दीगर PDM की जमातें कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। इकबाल साहब, आप जब नेशनल डायलॉग की बात करते हैं, क्योंकि बड़े अरसे से आप ये बात कर रहे हैं, किसी नए इमरानी माहिदे की बात होती है, तो आपको क्या लगता है ये नेशनल डायलॉग जो है उसमें कौन लोग शामिल हो सकते हैं, कौन मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और फिर जब आईनी और जमहूरी तरीकाकार की बात की जाती है तो फिर इसका आईनी फ्रेमवर्क क्या होगा? ऐसा देखिए, जो हम किसी नए आइन की तो बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि इस आइन पे अमलदारी के लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तफाक करें। अब इसके लिए मुख्तलिफ फोरम्स हो सकते हैं। मेरी ज़ाती राय में इसके लिए सबसे मौजूद फोरम सेनेट का हो सकता है, जो हाउस ऑफ फेडरेशन भी है, वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत दोनों की नुमाइंदगी भी है। और अगर चेयरमैन सेनेट हिम्मत करें तो वो पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को सेनेट के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सियासतदान हैं, उसमें हमारे अदलिया है, उसमें हमारी अस्करी क़यादत है, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेसी है, उसमें हमारा मीडिया है। ये सारे वो लोग हैं कि जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं पाकिस्तान के, और इन सब का ज़रूरी है कि इत्तफाक हो इस मुल्क को किस तरह से आइन की हुक्मरानी पर चलाना है। एक फ्रैंक डायलॉग की ज़रूरत है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग भी आप उसे कह सकते हैं। इसीलिए कुछ लोगों ने ट्रुथ कमीशन की भी बात की है कि ट्रुथ कमीशन कायम किया जाए। लेकिन जब तक ये तमाम स्टेक होल्डर्स एक ओपन एंड फ्रैंक डिस्कशन के साथ रेड लाइंस मुतय्यन नहीं करेंगे जिनके ऊपर सबको चलना है, तो हम इसी तरह के इंतशार और खलफशार का शिकार होते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि इस वक्त नेशनल डायलॉग की जरूरत है, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक टेबल पर बैठना चाहिए। लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो स्टांस है और जो लाइन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ली हुई है, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट स्टांस भी है, और दो खासतौर पर जो शख्सियात हैं उनके खिलाफ बात भी की जा रही है। तो इस पर जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है, खासतौर पर आसिफ अली जरदारी साहब ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो कहा, वो ये कह रहे हैं कि हमारी तहरीक जो है उसका बुनियादी तौर पर टारगेट माइनस इमरान खान होना चाहिए। तो क्या काबिल कबूल होगा दीगर जो सियासी जमातें उनको भी जो आप कह रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मैं समझा हूँ PDM का जो चार्टर है उसमें माइनस इमरान खान या इमरान खान के खिलाफ ये तहरीक नहीं है। ये तहरीक तो पाकिस्तान के निज़ाम के इस्लाह की तहरीक है कि हम पाकिस्तान को आईनी हुक्मरानी के ऊपर कायम करें, और जो भी हमें इस्लाहात उसके लिए दरकार है हम उनको लेकर आएँ, ताकि ये हर 5-10 साल के बाद गाड़ी पटरी से उतर जाती है या हचकोले खा रही होती है। ये कब तक चलेगा? हमारी तीसरी नस्ल ज़ाय हो रही है अब, और हमारे सत्ते के एक एक करके सारे मुल्क हमें पीछे छोड़ गए हैं। बांग्लादेश भी आगे निकल गया, अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे मजबूत हो गई है। तो हम ये सियासी बेयकीनी और सियासी अदम इस्तेकाम के साथ किसी दुनिया के मुल्क की ना मईशत तरक्की कर सकती है, ना उसमें पायदार इस्तेकाम आ सकता है। ऐसा PMLN इज वेरी क्लियर अबाउट इट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हवाले से बड़ी वाज़ेह पोजीशन लिए हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI या दीगर जो जमातें, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से, जिसके लिए 13 को हमने स्टीयरिंग कमेटी का इजलास भी हमें पता चला है कि बुलाया गया है, फिर 14 को इजलास होने जा रहा है, तो उनकी रिजर्वेशंस किस जगह पे हैं? देखिए, उनकी रिजर्वेशंस तो अगर हैं तो उनकी अपनी क़यादत बता सकती है, लेकिन मीटिंग की हद तक तो सब ने बार बार इरादा किया है कि वो PDM के डेक्लेरेशन के साथ मुकम्मल तौर पे कारबंद है, मुकम्मल तौर पे उससे यकजहती का इजहार किया है। लिहाजा देयर इज़ नो रीज़न कि हम ये तसव्वुर करें या
इस गुमान में जाएं कि कोई पार्टी पीछे है, कोई आगे है। हम सब उस मिशन के ऊपर कारबंद हैं और जो मीटिंग होने जा रही है उसमें मकसद यही है कि एक नया चार्टर जो है उसको प्रमोट किया जाए जिस पर सब पार्टीज मुत्तफिक हों, ताकि उस पर हम अमल दरामद करके मुल्क के अंदर इस मसले से, इस बहरान से निकलने का रास्ता तलाश कर सकें। और ऐसा ये जो चार्टर है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, उसी की कोई नई शक्ल होगी, उसी की जदीद शक्ल होगी, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माबैन हुआ था? जी, वही जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था उसी को हम आज के हालात की रोशनी में रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि जो अगर उसमें कोई इजाफे की जरूरत है या उसको हालात के मुताबिक डालने की जरूरत है तो उसके साथ उसको फिर हम सब इत्तफाक करेंगे। और वो एक बड़ी अच्छी बात होगी कि सारी जमातों का एक वसी तर इत्तफाक हो किसी एक मुआहदे के ऊपर जो आइन की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए किया जाए। अच्छा, ऐसा दिसंबर में क्योंकि जल्द से खत्म होने जा रहे हैं, उसके बाद कोई मार्च प्लान करेंगे, क्योंकि जो तहरीक आगे बढ़ेगी, इंटेंसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, तो यकीनन जो मुज़ाकरात वाले चांसेस हैं वो यकीनन मध्यम होते चले जाते हैं, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो आपको क्या लगता है कि किस जगह पर जाकर ये मुज़ाकरात आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इसका तो वक्त मुतय्यन तभी होगा जब कोई ऑप्शन निकलेगी। अभी तो हमने 2-2.25 साल कोशिश की पार्लियामेंट की सतह पे हुकूमत को इंगेज करें, किस तरह निकले, लेकिन ये हुकूमत जो है ये खुद सरी पर, एक अना परस्ती पर, एक जिद पर, एक इंतकाम पर मबनी है। आपने वजीर आजम का एटीट्यूड देख लिया, वो तो समझते हैं कि उनके अलावा इस मुल्क का हर दूसरा बंदा जो है चोर है, डाकू है, गद्दार है। इस तरह तो मुल्क नहीं चलते ना। इस तरह की कोलैबोरेटिव गवर्नेंस अगर ना हो तो आप जमहूरियत नहीं चला सकते। हुकूमत और अपोजिशन जमहूरी गाड़ी के 2 पहिए हैं, वन व्हीलिंग करके जमहूरियत नहीं चल सकती। जमहूरियत तभी चलती है कि जब उसके दोनों पहिए चल रहे हों। तो एक ऐसा शख्स के जो किसी के को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, किसी के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, वो समझता है कि ही इज सुपर ह्यूमन, ही इज वन मैन सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। तो इससे तो फिर मुकालमा नहीं हो सकता। लिहाजा अब हमने अवाम की अदालत में मुकदमा अपना पेश किया है। हम इस अवामी दबाव के नतीजे में इन हुक्मरानों को मजबूर करेंगे कि ये घुटने टेके अवाम की राय के सामने। ऐसा वो ऑप्शन कहां से आएगा फिर, क्योंकि हुकूमत तो इस हवाले से तैयार दिखाई नहीं देती। वो ऑप्शन क्या होगा और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को काबिल कबूल होगा, और कहां से आएगा वो? देखिए, ये तो जैसे मैंने कहा कि अगर चेयरमैन सेनेट हिम्मत करें, मेरी जाहिर राय में वो एक दरवाजा खोल सकते हैं कि वो एक सेनेट की सतह पे तमाम स्टेक होल्डर्स का ओपन डायलॉग, ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू करें ताकि मुकालमा शुरू हो और देखा जाए कि किस तरीके से इस बहरान से हम निकल सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और सूरत निकल आएगी। देखिए, जब पानी का रास्ता रोका जाता है, पानी अपना बहाव बना लेता है, हालात आगे बढ़ते हैं और हालात फिर नए इम्कानात भी पैदा कर देते हैं। तो इसलिए ये हुकूमत तो अभी रेलेवेंट हो चुकी है। इसकी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे एक मुर्दा लाश पड़ी हो और अगर आप उसको रहने दें तो दिन ब दिन उसका ताफुन फैलता है। तो इस हुकूमत की नाअहली और नालायकी का ताफुन भी दिन ब दिन फैल रहा है और हमें जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि इस मुर्दा लाश को किसी कब्र में उतार दें ताकि लोग इस ताफुन से बच सकें। ऐसा वो किस तरह होगा? कोई इन हाउस चेंज का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, क्योंकि बात हो रही थी कि शायद बलोचिस्तान और पंजाब के हवाले से भी एक बात की जा रही है कि वहां पर इन हाउस चेंज लाया जाए और उससे हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाया जाए। तो ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? हुकूमत कैसे चलती बनेगी? देखिए, अगर आप पीडीएम का जो डिक्लेरेशन है उसे देखें तो उसके अंदर लिखा है वाज़ेह तौर पे कि हम असेंबली के अंदर अदम एतमाद के ऑप्शन को भी एक्सप्लोर करेंगे और साथ के साथ हमारे पास इस्तीफे की ऑप्शन भी है। तो ये सारी ऑप्शन ऑपोजिशन के पास हैं और हालात की रोशनी में क़यादत जायजा लेगी और जो ऑप्शन वो समझेगी जिससे हम एक सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं, कोई एक रास्ता खुल सकता है, दरवाजा खुल सकता है जिससे मुल्क को हम बेहतर बना सकें, तो उसे एक्सरसाइज करेगी। लिहाजा ये सब ऑप्शन हमारे पास हैं। सर, आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तीफों के लिए तैयार हो जाएगी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपने इस्तीफे सबमिट करा देगी? देखिए, इस्तीफों की ऑप्शन जो है ये एक न्यूक्लियर बॉम्ब है और एटम बम आप जंग शुरू होने के वक्त नहीं लगाते। पहले आप हल्की फुल्की फायरिंग देखते हैं, फिर तोप खाना आता है, फिर उसके बाद मिसाइल आते हैं, फिर आखिर में एटम बम आता है ताकि वो फैसला कौन हो। तो ये इस्तीफों की ऑप्शन जब माहौल ऐसा होगा और हालात ऐसे होंगे कि जिससे वो फैसला कौन हो सके तो 1 सेकंड का तामुल दिए बगैर अपोजिशन के अरकान
इस्तीफे के लिए तैयार हो जाएंगे। और अब तो पीपल्स पार्टी की क़यादत भी ये कह चुकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पीडीएम के नायब सदर JUP के रहनुमा शाह उवैस नूरानी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस नूरानी साहब आपके वक्त के लिए। हज़रत, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज पीडीएम के इंतहाई अहम इजलास के अंदर आप भी मौजूद थे। यकीनन जब 11 जमातों का इत्तेहाद होता है तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर बात के ऊपर इत्तफाक हो, कहीं ना कहीं इख्तलाफात भी होते हैं और जिसको पेंडिंग कर लिया जाता है कि इसको अगले इजलास में देख लेंगे। तो वो कौन सी बातें हैं जिस पर इत्तफाक राय तय पाया है, कहाँ कहाँ इख्तलाफात मौजूद हैं या आपने सोचा है कि इसको अगले इजलास के अंदर डिस्कस किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने याद किया। वैसे तो किसी ऐसी चीज़ के ऊपर कहीं नोट नहीं लगी, सब कुछ स्मूथ था। चार्टर पे ज़्यादा ज़ोर था हमारा, क्योंकि चार्टर में बहुत डिले कर दिया है, डिले टैक्टिक्स कही हैं, काफ़ी देर हो गई है और हम चाहते हैं कि जो फ्रेश इलेक्शन का जब हम डिमांड करें, जो कर रहे हैं उसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर भी जो हम चीज़ें सही करना चाहते हैं वो भी मज़ीद उसमें चार्टर के अंदर डाला जाए। दूसरी बात ये थी कि शायद आप इस बात पे पूछना चाहते हैं कि बयानिया का और स्पीच टोन जो है वो पिच जो है वो एक होनी चाहिए। वो उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है कि हमारा जो बयानिया है वो बड़ा मजबूत बयानिया है। हम समझते हैं कि 25 जुलाई के इंतखाबात इस मुल्क में चोरी हुए हैं, हमारे इंतखाबात को रिग किया गया है, RTS सिस्टम और 45 फॉर्म जो है वो जो है मिसयूज़ और अब्यूज़ किया गया है और उसकी जगह एक जाली गवर्नमेंट बन के सामने आई है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके ऊपर गुफ्तगू हुई है। इजलास के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, मौलाना फजलुर रहमान भी थे, मियां नवाज शरीफ साहब भी बजरिया वीडियो लिंक उसमें मौजूद थे। तो क्या सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं जो आपकी तरफ से खुसूसन मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई? सजेशन ये थी कि हम सिर्फ और सिर्फ जलसे जुलूस ना करें, हमें रैलीज भी करनी चाहिए और ट्रेन मार्च भी करनी चाहिए और असम्बली के अंदर भी टफ टाइम देना चाहिए। सारी असम्बलीज के अंदर जहाँ जहाँ हमारे सेनेटर्स और MPAs और MNAs मौजूद हैं। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो बयानिया अपनाया गया है और जिस हार्ड लाइन को वो टो कर रहे हैं, यकीनन वो शख्सियात को भी टारगेट करते हैं। वो जलसा आम जब होता है तो उसके अंदर बड़ा खुलकर बात करते हैं। उसके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं, जैसे बिलावल साहब का एक बयान सामने आया और आसिफ अली जरदारी साहब का भी हमारे ज़राए के मुताबिक उन्होंने ये रिकमेंड किया है कि जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, आपका हदफ इमरान खान होना चाहिए। तो क्या ये बात दुरुस्त है? और इस हवाले से मियां साहब ने क्या इसको एक्नॉलेज किया है या ये कहा है, कुछ वक्त मांगा है कि इस हवाले से कोई असर नौ जायजा लिया जाएगा? हम इस पे ये गुफ्तगू ज़रूर हुई कि बयानिए के ऊपर तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। शायद आपको ये किसी ने बहुत ही गलत बताया। अगर आप PDM के किसी भी आदमी से पूछ लेंगे ये बात, मैं नेशनल TV पे बता रहा हूँ आपको, 1 इंच भी कोई बयानी से किसी को कोई इतराज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अल्फाज और तरीक़ेकार के शायद ऊंच नीच हो, अलावा उसके तो ना आसिफ अली जरदारी साहब ने उनका स्टेटमेंट है ये कि मैं PDM के बयानी के साथ खड़ा हूँ। तो नहीं, जब अल्फाज की या टोन की बात की जाती है तो इससे क्या मुराद है, किस टोन से? इससे मतलब है यानी कि मौज़ूआत को बेस चुन लिया जाए कि टाइमिंग के ऊपर हमारी गुफ्तगू हुई कि बाज़ दफ़ा तग़र, इसलिए क्योंकि ये मेरा पॉइंट है। मैंने रिक्वेस्ट की करी थी कि जलसा जो है वो उसकी टाइमिंग के ऊपर हमें ख्याल करना चाहिए कि हम 15-15 और 20-20 मिनट के अंदर खिताब करके ख़त्म करें और जो हमारा असल बयानिया है वो उसको हम पेश कर सकें पब्लिक के सामने। आज़ाद, बुनियादी नुकता तो यह है ना कि कहीं ना कहीं यकीनन इस तहरीक को मंतकी अंजाम पर भी पहुंचना है, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात भी होने हैं। अब किस बात का इंतजार किया जा रहा है, उसके लिए मुनासिब वक्त क्या होगा, किस जगह पर किसके साथ मुज़ाकरात होंगे? ये तो हमने तय कर लिया, कल इनसे नहीं होंगे। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हम एक पेज पे, वो मेरे पीछे खड़े हैं। ऐसा ऐसा ही है कि वो उनके गारंटियर हैं, तो ज़ाहिर है गारंटियर से बात की जाएगी ना। इमरान खान के पल्ले खुद क्या है? चारों सूबों में कहीं हुकूमत खुद की नहीं, सब बैसाखियों पे खड़ी हुई है। मैं उस नेशनल डायलॉग के आईनी फ्रेमवर्क की बात कर रहा हूँ एसवारी साहब। मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ जनाब। अगर PDM के प्लेटफॉर्म से जो भी बात होगी, PDM के प्लेटफॉर्म से होगी, इंडिविजुअल जमात के साथ नहीं होगी, इंडिविजुअल किसी बंदे के साथ नहीं होगी।
जो भी मुज़ाकरात होंगे वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह वेस्ट दुरानी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि हुकूमत कर्ज तो ले रही है, लेकिन कर्ज से ली गई ये रकम आखिर लग कहाँ रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी भी मुल्क की मईशत के लिए कर्ज जहर कातिल होते हैं। कर्ज देने वाले ममालिक और इदारे अपनी पॉलिसियां मकरूज ममालिक पर मुसल्लत करते हैं। मईशत को जंजीरों में बांध दिया जाता है। ये अल्फाज किसी और के नहीं बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अपनी बेशतर तकारीर में तसलसल के साथ कुछ ऐसे ही अल्फाज दोहराए। लेकिन इख्तिदार में आते ही वजीर आजम ने IMF समेत कई बैनुल अक़वामी इदारों से तारीखी कर्ज लिया। माजी में जिस कर्ज को बुनियाद बनाकर ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, मुल्की मईशत के लिए वही कर्ज जरूरी हो गया। माजी की हुकूमतों ने तो इन कर्जों के साथ कई मंसूबे मुकम्मल किए, मगर 2.5 सालों में कर्ज की रकम तो बढ़ती गई, मंसूबा शुरू नहीं किया जा सका है। अब कौमी राब्ता कमेटी बनाए गैर मुल्की फंड्स मंसूबा जात ने इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों और ममालिक से लिए गए कर्जा जात में 89% कर्जे बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं किए। और यही वजह है कि IMF पाकिस्तान को कर्ज की अगली किस्त जारी नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ने से कबल आपको कर्जों की इकसाम के बारे में बताते हैं। दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पाकिस्तान भी अपनी समाजी और माशी तरक्की के लिए गैर मुल्की कर्जों पर इन्हिसार करता है। पाकिस्तान आलमी इदारों से 2 इकसाम के कर्ज हासिल करता है। पहली किस्म के कर्ज को प्रोग्राम लोन, जबकि दूसरी किस्म का कर्ज प्रोजेक्ट लोन कहलाता है। प्रोग्राम लोन बड़े तरक्याती मंसूबाजात और माशी इस्लाहात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मईशत के अंदर करेक्टिव रिफॉर्म्स के हवाले से, करेक्टिव मेजर्स के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट लोन ऐसे मखसूस मंसूबों के लिए लिया जाता है जिनकी तकमील मुल्की वसाइल से नामुमकिन दिखाई दे रही हो। लेकिन ये कर्जे इस वक्त तक सूदमंद होते हैं जब तक उनका मौसर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। यकीनन उस वक्त तक ही सूदमंद हो सकते हैं जब इनको इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जाए, लेकिन अगर यूटिलाइज नहीं किया जाएगा तो यकीनन वो बेसूद होंगे। बसूरत दीगर ये मंसूबे मालियाती खसारे का बाइस बन जाते हैं। गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से कर्ज टैक्स निज़ाम को फाल बनाने और तवानाई के शोबे में बेहतरी के लिए फराम किए गए थे। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी इदारों के जरिए बिजली के मंसूबे शुरू किए। गुज़श्ता दिनों कौमी राब्ता कमेटी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इस्लामिक बैंक, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमरीका के माली ताउन से बिजली के शोबे के तरक्याती मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वो पेशरफ्त आपके सामने रखते हैं कि इसमें क्या देखा गया। कमेटी के मुताबिक इस मंसूबों पर काम की रफ्तार इंतहाई तकलीफ दह है। NCCFP में इंकशाफ हुआ है कि गैर मुल्की मुआवनत से चलने वाले बिजली के ज्यादातर मंसूबे सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जिसके नतीजे में गैर मुल्की फंड्स की अदायगी रोक दी गई है। कमेटी ने तशवीश का इजहार किया है कि तवानाई के शोबे में 14 में से 8 मंसूबे मुल्की मईशत के लिए मसला बन गए हैं, बल्कि अक्सर मंसूबे सफेद हाथी बन चुके हैं। इन मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों और कर्ज दहिंदगान के जरिए मजमूई तौर पर 34 करोड़ 20 लाख डॉलर्स का फंड हासिल किया गया था। तहाँ मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से सुस्त पेशरफ्त की वजह से तकरीबन 33 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रकम फराम नहीं की जा सकी है। इन मंसूबों के लिए अदायगी तकरीबन 0.2% रही है, लेकिन पाकिस्तान मंसूबे में ताखीर पर तकरीबन 2% अदा कर रहा है। ये ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान अदायगी में तवाज़ुन के लिए गैर मुल्की फंड्स की अशद जरूरत महसूस कर रहा है। इस कमेटी के मुताबिक फंड्स के दुरुस्त इस्तेमाल न होने के बायस आलमी बरादरी के दरमियान हमारी साख मुतासर हो रही है। अब बात करते हैं बिजली के दीगर बच जाने वाले 6 मंसूबों की। कमेटी ने 88 करोड़ 30 लाख गैर मुल्की फंडेड इन मंसूबों को इत्मीनान बख्श करार दिया है। हालांकि इनके लिए मजमूई तौर पर 12 करोड़ 60 लाख डॉलर की फराहमी हुई थी और तकरीबन 74 करोड़ 20 लाख डॉलर बाकी थे। 8 करोड़ 60 लाख डॉलर्स के गैर मुल्की फंड्स के 2 मंसूबों को जुज़वी तौर पर इत्मीनान बख्श बताया गया है। इन मंसूबों के लिए अदायगियों की मालियत 4 करोड़ 20 लाख डॉलर्स है और 4 करोड़ 40 लाख डॉलर्स अभी बाकी हैं। सवाल पैदा होता है कि किस मंसूबे के लिए किसने कितना पैसा दिया, ये पैसा कहां इस्तेमाल होना था, इस पैसे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सका। अब सवाल यह पैदा होता है कि किस मंसूबे के लिए किसने कितना पैसा दिया, यह पैसा कहां इस्तेमाल होना था, इस पैसे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सका। इन सवालात का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। बैनुल अक़वामी कर्जों का असल महवर और मसाइल की बुनियादी जड़ नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी यानी NTDC है। तरसील के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 21 करोड़ 40 लाख डॉलर्स मख्तस हुए, यानी कुल कर्ज के 63%, लेकिन कंपनी ने इस्तेमाल करने में नाकाम रही। इसके अक्सर मंसूबों में 18 से 20 माह की ताखीर हुई, जबकि तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 2 अहम मंसूबों की तकमील में से 40 से 60 माह की ताखीर हुई है।
वफाकी हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से 17 करोड़ डॉलर्स की लागत से 5 मंसूबे शुरू किए गए, लेकिन ये मंसूबे भी तकमील के लिए संजीदा नौयत के मसाइल का शिकार हैं। इन 5 मंसूबों में से 4 मंसूबों को अफरादी कुव्वत, जमीन की खरीदारी, टेंडर्स के इजरा समेत अहम इंतजामी मसाइल का सामना है। हुक्काम के मुताबिक इन मंसूबों पर काम बिल्कुल भी शुरू नहीं किया जा सका है, यानी कौम को 1 अरब डॉलर के नुकसान का सामना है। मंसूबों में गैर जरूरी जो इल्तवा है वो न सिर्फ मंसूबों की लागत में इजाफे बल्कि आलमी इदारों की जानिब से जुर्मानों का बाइस भी बन रहा है। अब हम तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए शुरू किए गए अहम मंसूबों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। सबसे अहम मंसूबा 660 मेगावाट का जामशोरो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट है। इस मंसूबे पर 688 मिलियन डॉलर्स की लागत आएगी। 544 मिलियन डॉलर्स की लागत से पावर ट्रांसमिशन एंड जो बैट्समेंट प्रोग्राम शुरू किया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज के लिए एडवांस मीटरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इस मंसूबे पर 400 मिलियन डॉलर्स लागत आएगी। ये तमाम मंसूबे बिजली की तरसील को बेहतर बनाने के साथ साथ बिजली के ज़िया को रोकने का भी अहम जरिया है। अब एशियाई तरक्याती बैंक के मंसूबे तो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भी अपने प्रोग्राम्स के तहत शुरू किए जाने वाले मंसूबों की तकमील पर ताखीर जो हुई है उस पर गहरे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। आपके सामने आलमी बैंक की मुआवनत से शुरू किए जाने वाले मंसूबों की तफसील और उनकी अदम तकमील के नुकसानात का जायजा रखते हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से 1 अरब 4 करोड़ डॉलर की लागत से 52 मंसूबों पर काम का फैसला किया गया। आलमी बैंक ने वफाकी हुकूमत के तहत चलने वाले मंसूबों के लिए 60 करोड़ डॉलर देने का ऐलान किया, जबकि वर्ल्ड बैंक ने 10 करोड़ 90 लाख पंजाब, 10 करोड़ 90 लाख डॉलर सिंध, 40 लाख डॉलर खैबर पख्तूनख्वा और 20 लाख डॉलर बलोचिस्तान हुकूमत को फराहम किए। सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे एहतमाम तमाम मंसूबे इल्तवा का शिकार है, जबकि वफाकी हुकूमत के मंसूबों के बारे में भी यकसा ट्रेंड पाया जाता है। अब सवाल पैदा होता है कि हुकूमत कर्ज पर कर्ज लेने के बावजूद इसे यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही है। गर्दिशी कर्जों में कमी के बावजूद मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। सवाल यह भी पैदा होता है कि हुकूमती नाअहली का बोझ क्या एक बार फिर अवाम पर डाला जाएगा। और जाते जाते एक और खबर भी आपके साथ शेयर करते जाए कि आज फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में 48 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। अब इससे सारिफीन पर 5 अरब रुपए का बराह रास्त बोझ पड़ेगा, जो यकीनन कंज्यूमर्स के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर मईशत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। कोरोना वायरस की दूसरी लहर आते ही मुल्क भर में केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1650 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए और 9 मरीज कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 3,44,839 और मजमूई अमवात की तादाद 6,977 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 4.9% रही है। अब एक जानिब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन की गहमा गहमी है। ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों कोरोना SOPs की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आयद की गई मास्क और मार्केट्स की बंदिश की पाबंदियों को सरेआम हवा में उड़ाया जा रहा है। लेकिन हुकूमत एक अहम सेक्टर यानी शादी हॉल्स पर पाबंदियों को मजीद सख्त कर रही है। हुकूमत शादी की तकारीब को महदूद करते हुए उन्हें शादी हॉल की बजाय खुली जगह पर करने की पाबंदी आयद कर रही है। शादी हॉल मालिकान ने ऐलान किया है कि वो जेल जाने को तैयार है, लेकिन शादी हॉल्स बंद नहीं करेंगे। उन्होंने वज़ीर आज़म से फैसला वापस लेने की अपील भी कर डाली है। अब सवाल पैदा होता है कि शादी हॉल्स के अंदर SOPs की पाबंदी का जायजा लिया जा सकता है, लेकिन खुली जगहों पर SOPs का जायजा कैसे लिया जाएगा। शादी हॉल्स ने 7 माह बंदिश का सामना किया है, लेकिन पाबंदी के बाद इस कारोबार से वाबस्ता अफराद को रोजगार कैसे मुहैया होगा, उनके नुकसान का अजाला कैसे होगा, शादी हॉल्स इंतजामिया को मुहैया से शिकायत क्या है, इस मौजू पर बात करेंगे। इस वक्त सदर शादी हॉल्स एसोसिएशन मियां इलियास हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मियां इलियास साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र 20 नवंबर से 31 जनवरी तक जो शादी हॉल्स बंद किए गए हैं, आप हुकूमत के इस डिसीजन से मुत्तफिक हैं? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? बिल्कुल मुत्तफिक नहीं, बहुत गलत फैसला है उनका, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया और उन्होंने ये फैसले किए, कोई इनकी एक पॉलिसी नहीं आ रही। कभी कहते हैं कि जी ओपन में होगा, ओपन से बना कोई टेंट नहीं होगा, कभी कहते हैं जी टेंट होगा और उसके मेरा फासला होना चाहिए। जो भी बातें एक दफ़ा करें
आउटडोर में भी होने चाहिए और इंडोर में भी होने चाहिए। हमारे साथ बात करेंगे तो हमारी मार्केट जो है वो भी वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दी है। हमारे जो मैरिज हॉल हैं उनको हम बिल्कुल इंडस्ट्रियल। लेकिन भैया सब हुकूमत ने इस हवाले से जो मॉनिटर किया है, सबसे पहला जो रिजर्वेशन ये था कि शादी हॉल्स के अंदर सबसे ज़्यादा वायलेशन हो रही है कोरोना SOPs की, खुसूसन खाने के औकात आर के अंदर और उसके अलावा रसूमात के अंदर शादी हॉल्स की के अंदर बड़ी बुरी तरीके से वायलेट किया जा रहा है SOPs को। इसकी वजह से ये कोरोना फैलाने का बायस है बुनियादी तौर पर, इसीलिए शादी हॉल्स को सबसे पहले बंद किया गया। ये बात गलत है। ये देखें, इन्होंने हमारे पूरे पंजाब के अंदर मैरिज हॉल के सब के हमारे स्टाफ के टेस्ट लिए, एक भी पॉजिटिव आया है साबित कर दे, नहीं है सब नेगेटिव आया है। दूसरी बात यह है कि शादी हॉल में लोग फिर भी साफ़ सुथरे आते हैं, डिस्टेंस भी रखते हैं, सारा कुछ रखते हैं, हम सैनिटाइज भी कराते हैं, मास्क भी फ्री प्रोवाइड करते हैं, हर 15 मिनट में अनाउंस भी करते हैं कि ज़रा फासला अपना समाजी फासला बरकरार रखें। ये इनको जो जलसे होते हैं ऑपोजिशन के लगा लें, गवर्नमेंट के लगा लें, ये ओपन में भी हो रहे हैं, इंडोर भी हो रहे हैं, वहाँ से कोरोना नहीं फैलता। क्या ट्रांसपोर्ट जो चल रही है जहाँ 7-7 लोग बैठे हैं वहाँ से नहीं फैलता? क्या रेलवे के अंदर नहीं फैलता जहाँ के 5 घंटे लोग इकट्ठे बैठते हैं? हमारे तो घंटे 2 घंटे से ज़्यादा फंक्शन नहीं होता। यही बात है, लोग आना शुरू होते हैं, खाना खाया निकल गए, तो ये कहाँ से फैलता है? अच्छा मुझे बताएं, 20 नवंबर से 31 जनवरी तक ये क्लोजर का फैसला किया गया है, तो बुकिंग्स तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद होंगी। हमारे पास तो मार्च तक की बुकिंग है। क्या स्टैट्स है, कितनी बुकिंग्स थी आपके पास और कितनों को कैंसिल करना पड़ा, और खास तौर पे जो क्लाइंट्स आपके पास आते हैं उनको क्या जवाब दे रहा है? नहीं, वही तो हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है कि हमें कारोबार करना मुश्किल हुआ है। हम उन्हें कहते हैं जी आपका फंक्शन हम करेंगे, हर सूरत करेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की गलत है, हमें जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा। हम ये तो नहीं है कि हम हमारे जो स्टाफ है, जो हमारे लोग हैं, जो व्यवस्था लोग हैं, वो भूखे मरें। हमें कोरोना में ही डर है। हमारे साथ बैठ के बात करें, SOPs के मुताबिक हम काम करेंगे, जो SOPs कहेंगे जिसमें बेहतरी है, जिसमें कोरोना का खदशा नहीं है, वो हम करने को तैयार हैं। अगर हुकूमत इसको आउटडोर लेकर जाना चाह रही है कि जहाँ पर वेंटिलेशन बेहतर है, जहाँ पर डिस्टेंस को मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि शादी हॉल्स के अंदर यकीनन जितना वॉल्यूम है उतने ही लोग उसमें समा सकते हैं क्लोज स्पेसेस के अंदर, उस तरह से 3 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करना जो है वो शायद पॉसिबल दिखाई नहीं देता है, लेकिन ओपन एयर हो सकता है। हम कर रहे हैं 3 फुट का। ये देखो, हमारी डेली चेकिंग होती है, AC साहब आते हैं, तहसीलदार आते हैं, पटवारी आते हैं, प्राइमरी हेल्थ का डिपार्टमेंट आता है, उसके अलावा TMA का स्टाफ आता है, वो डेली होती है। कहीं वायलेशन उन्होंने देखी है? कहीं कुछ चलान हुआ है, कोई सील हुआ है? कोई नहीं हुआ। जब सारा कुछ हो रहा है आउटडोर में तो बिल्कुल कौन करेगा वहाँ जा चेक से, प्राइवेसी। नंबर 2, अब वो टेंट का कारोबार ख़त्म हो चुका हुआ है, लोगों के पास इतना सामान नहीं है कि वो जो अफोर्ड कर सकें। हाँ, सिर्फ 10% वो लोग होंगे जिनके पास बहुत मालदार है, वहाँ उसने फार्म हाउस भी किराए पे लेना है, 2-3 लाख उसको देना है, वहाँ जनरेटर का इंतज़ाम, सारा सामान लगाना है, वो बहुत महंगा पड़ता है। वो सिर्फ हमारे मुल्क में 10% लोग हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबका है, मुतवस्सित तबका है, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सब आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने फिलहाल ये जो इंटरिम रिलीफ दिया है कि आप आउटडोर इवेंट्स कर सकते हैं, हुकूमत को अल्टीमेटली इस पर भी पाबंदी आयद करनी पड़ेगी? खुसूसन अगर आप मेट्रोपॉलिटन शहरों को देखें, लाहौर की बात कर लें तो यहाँ पर स्मॉग का बहुत बड़ा इशू है, फिर फॉग भी होगी, यकीनन सर्दी पड़ेगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं रहेगा कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र, तो अल्टीमेटली इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। ये देखो जी, अगर तो पूरा मुल्क बंद करते हैं तो हम भी तैयार हैं। कहाँ गई इनकी स्मार्ट पॉलिसी, स्मार्ट लॉकडाउन गई? हम कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन करें जिस एरिया में है उसके अंदर, लेकिन आप शादी हॉल्स को कैसे स्मार्ट करेंगे? नहीं देखो, उस एरिया के अंदर सपोज इस इलाके की 3-4 गलियाँ या 10 गलियाँ, या एक पूरा एरिया है, एक जौहर टाउन का एरिया है या एक मॉडल टाउन का कोई भी एरिया है, वहाँ होता है तो ठीक है, उसमें जो भी आता है ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि बीमारी एक जगह हो तो उसकी सजा जो है, उसका इलाज सारे के लोगों का शुरू। लेकिन शादी हॉल्स के अंदर अगर कोई बारात आती है तो यकीनन उस एरिया से तो नहीं आएगी, वो तो किसी दूसरे शहर से आएगी, और वहाँ पर खुदा न खास्ता को करियर है तो वो सबको इस पर स्प्रेड कर सकता है। नहीं देखिए जी, वो बात ये है कि उस तरह जाए तो फिर वो रेलवे का सफ़र ही बंद कर दें, ट्रांसपोर्ट ही बंद कर दें, हवाई जहाज़ में। हम तो टेम्परेचर लेके फिर अंदर किसी को आने देते हैं। जो बीमार आदमी होता है वो शादी में जाते ही नहीं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसने तो जाने नहीं है। अब इस पर आपकी सजेशन क्या है सरकार के लिए, और आप क्या मुतालबा करते हैं? हमारी ये सजेशन है, और फिर खास तौर पर नंबर बताइए कि कितना रेवेन्यू लॉस हो रहा है आपको, मईशत को कितना नुकसान पहुंचेगा अगर इसको क्लोज करेंगे, क्योंकि खान साहब का बड़ा एम्फेसिस होता है मईशत के हवाले से, जो नीचे काम करने हैं वो तो इस चीज़ को नहीं सोचते। हमारी वजह से तो 35 इंडस्ट्रियाँ बंद होती हैं। किसी कारोबारी तबके से पूछ ले कि कितनी इंडस्ट्री चलती हैं। गारमेंट चलती है, शूज़ का चलता है, उसके अलावा लगा दे पोल्ट्री है, मीट है, किसान का काम चल, कितनी इंडस्ट्रियाँ आपको गिनाए। फिर हमारे साथ फूलों वाले हैं, नान भाई हैं, बेशुमार लोग, जितने गिनाते जाएंगे होता जाएगा। ये किसी एक शादी पे जाना है, उसने अपने
कपड़े भी खरीदने हैं, वो लेडीज़ हैं ब्यूटी पार्लर भी 31 जनवरी से पहले अगर हुकूमत अपने डिसीजन को रिवर्स नहीं करती तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रैटेजी होगी कि हम डटे रहेंगे, मारने मार दे, अंदर देना दे दे, कोई बात नहीं है, क्या करेंगे जब हमारा कसूर ही कोई नहीं है, हमें नजायज़ सज़ा दी जा रही है, गलत हमारे ऊपर आर्डर दिए जा रहे हैं, तो हम क्यों उसको कबूल करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सदर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन मियां इलियास हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस केसेस में इजाफा हो रहा है। मुतादिद यूरोपीय ममालिक ने दोबारा लॉकडाउन का आगाज कर दिया, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने दोबारा लॉकडाउन के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। वजीर आजम के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। देखिए, मैं आज अपनी सारी टीम के साथ, पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूंगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें। यकीनन वजीर आजम पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान किसी भी किस्म के लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। पाकिस्तान लॉकडाउन का मुतहम्मिल क्यों नहीं हो सकता, इसका मुख्तसर सा जायजा आपके सामने रखते हैं। आलमी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में लॉकडाउन के बायस सिर्फ जून तक मुल्की मईशत को $2.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। इस लॉकडाउन के बायस दिहाड़ीदार, मजदूर, मामूली पेशों से वाबस्ता अफराद समेत 25 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। अब यही नहीं है, बल्कि मुल्की GDP मार्च से जून के दरमियान सिर्फ 3 माह के दौरान 44 ट्रिलियन से ज्यादा गिर गई है और 41.5 ट्रिलियन तक यहां पहुंच चुकी। लॉकडाउन के दौरान छोटे छोटे इदारे और कारोबार बंद हुए। इन इदारों से वाबस्ता लाखों अफराद खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। इसी तरह कई सनतें बंद हुई हैं, मशीनों का पहिया रुक गया है, माशी सरगर्मियां महदूद हो गई। लेकिन इस वक्त हुकूमत ने कमाल महारत के साथ लॉकडाउन के असरात पर काबू पाया। अब जबकि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के हवाले से पेशगोई की जा रही है, एक प्रोडिक्शन है कि दूसरी लहर ज्यादा शदीद होगी, ये लहर आम आदमी के लिए ज्यादा मौलिक साबित हो सकती है, तो आवाम की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है। माजी में टीवी इश्तिहारात और सोशल मीडिया के जरिए आवाम में आगाही फैलाई गई, लेकिन अब जबकि सियासी इज्तिमात के हवाले से जो सियासी जमातों के जलसे हैं उन पर जोर दिया जा रहा है, हुकूमत भी जलसे कर रही है, SOPs की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में आवाम को कैसे SOPs का पाबंद बनाया जा सकता है। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ के 2.5 साल कितने भारी साबित हुए, एक आम आदमी के लिए 2.5 साल कितने भारी थे, जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 रोज में तब्दीली के नारे के साथ अपनी सियासी मुहिम का आगाज किया। इलेक्शन के करीब आकर 100 रोजा इनकलाबी मंसूबा पेश किया, फिर PTI इक्तदार में आ गई। अब तहरीक इंसाफ की इनकलाबी हुकूमत के 800 रोज मुकम्मल हो गए हैं। इन 800 दिनों में अवाम को क्या हासिल हुआ, आपके सामने चंद अहम नकात रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बुनियादी नारा एहतसाब था, इसके बाद नया पाकिस्तान और तीसरा अहम नारा 2 नहीं 1 पाकिस्तान था। इसके बाद PTI ने अवाम से वादा किया 1 करोड़ नौकरियां देने का, 50 लाख घर तामीर करने का और IMF से छुटकारा दिलाने का अहद भी तहरीक इंसाफ ही ने अवाम के साथ किया। आज इन 800 दिनों में तहरीक इंसाफ के मंशूर ऐलानात, नारों और वादों का जायजा लें तो कोई एक ऐसा वादा नहीं है जो पाए तकमील तक पहुंचा हो। एहतसाब की बात करें तो करप्ट अफराद के गिर्द घेरा तंग क्या करना था, अपने ही पार्टी रहनुमाओं के नाम आटा, चीनी, अद्वियात और बिजली स्कैंडल्स भी आने लगे। करप्शन की ऐसी दास्तानें सामने आई कि आवाम कानों को हाथ लगाने लग गए। नए पाकिस्तान में कदम रखते ही कौम पुराने पाकिस्तान में वापसी की दुआएं मांगने लगी। इस दौरे हुकूमत में अमीर और गरीब के पाकिस्तान का फर्क ज्यादा वाज़ेह होकर सामने आया है। 50 लाख घरों का वादा तो था, मगर 800 दिनों में एक घर की ईंट भी दिखाई नहीं दी। करोड़ों नौकरियां तो आवाम को ना मिल सकी, हाँ 30 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार जरूर हुए। आज वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए आवाम को गुमराह कर रही है। ऑपोजिशन महंगाई से मुताल्लिक हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। इन्हीं लोगों की गलत पॉलिसियों का नुकसान आज आवाम को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ हम इदारे शुमारियात की रिपोर्ट, जो हुकूमती इदारा है, उसकी रिपोर्ट की रोशनी में महंगाई के चंद हकायक रखते हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता 800 दिनों में आवाम के लिए अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे का रुझान देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में औसतन महंगाई 8 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। माली साल 2019-20 में महंगाई की औसत शरह 10.74% रही, जो माली साल 2017-18 में 4.68% थी। इसी असना के दौरान चीनी औसतन 45 रुपये 88 पैसे फी किलो महंगी हुई। अगस्त 2018 में चीनी की औसत कीमत
55.59 रुपए फी किलो थी, जो बढ़कर अब 101 रुपए 47 पैसे पर आ गई है, जबकि चीनी की फी किलो कीमत 103 रुपए तक भी पहुंची थी। अगस्त 2018 तथा नवंबर 2020 के दौरान दाल माश 102 रुपए, दाल मसूर 47 रुपए, दाल मूंग 119 रुपए, दाल चना 26 रुपए, जबकि बकरे का गोश्त 203 रुपए और गाय का गोश्त 98 रुपए फी किलो महंगा हुआ है। पीटीआई हुकूमत के 800 रोज में आटे का 20 किलो का थैला भी महंगा हुआ। अगस्त 2018 में आटे के 20 किलो थैले की औसत कीमत 771 रुपए थी, जो बढ़कर अब 989 रुपए हो गई है। इदारे शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के दौर में ताज़ा दूध 20 रुपए फी लीटर, दही 19 रुपए, आलू 40 रुपए, प्याज 37 रुपए, चावल 15 रुपए, लहसुन 114 रुपए और जिंदा मुर्गी ब्रायलर 89 रुपए फी किलो, जबकि 2.5 किलो घी का कार्टन 160 रुपए महंगा हुआ है। इसी असला के दौरान अंडों की कीमतों में 72 रुपए फी दर्जन इजाफा देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में बिजली 3 रुपए 85 पैसे फी यूनिट और गैस की कीमतों में 334% तक इजाफा हुआ है, जबकि कीमतों में इजाफे का जो बिजली और गैस सारिफीन है उन पर मजमूई तौर पर 550 अरब रुपए का बोझ पड़ा है। अगस्त 2018 से नवंबर 2020 के दौरान डॉलर 36 रुपए महंगा होकर 123 से बढ़ा और 159 तक जा पहुंचा, जबकि डॉलर की बुलंद तरीन सतह एक मौके पर 167 रुपए पर पहुंच गई थी। मीर रियासत मोहतरम वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान या आदादोशुमार और हकायक ना तो किसी ऑपोजिशन लीडर की तकरीर का हिस्सा हैं और ना ही सोशल मीडिया पर आपके सियासी मुखालिफिन चला रहे हैं। ये वफाक के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले एक सरकारी इदारे की दस्तावेज का हिस्सा है। मीर रियासत, क्या इस रिपोर्ट के बाद भी इस बात की तौजीह पेश की जा सकती है कि मुल्क की मईशत बेहतर है? महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। रावी चैन ही चैन लिख रहा है। मीर रियासत, आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आम आदमी खुदकुशी पर मजबूर है। मिडिल और लोअर मिडिल क्लास पाकिस्तानी को इस वक्त सिर्फ रोटी की फिक्र खाई जा रही है। मीर रियासत, आपको आपकी पार्टी के इक़्तिदार के 800 दिन मुबारक हों। कौम को आपने 100 दिन का ख्वाब दिखाया, मगर इस कौम ने 800 दिनों तक इंतजार किया है, सिर्फ इस उम्मीद में कि कुछ तो ठीक होगा। मगर मीर रियासत, कुछ भी तो ठीक नहीं हुआ है। आज अवाम आपसे इस्तफसार कर रही है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, मुझे ज़मीन के मसाइल पे बात करनी है। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।